चलिए चलिए आइए, चलिए इधर स्पीडी पे। तुम भी भावना में मत बहिए बाद में। चलिए पेज नंबर था कितना, 12 में आधा हो गया था ना। चलिए बताइएगा, यूएनडीपी का सद्भावना दूत किसे बनाया गया? महिला है, पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया। यूएनडीपी की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन। बताना है। विश्व बैंक के CFO, हाँ CFO अंशुला कांत। उसका अध्यक्ष है, वही मुख्य वैज्ञानिक है। किसका ना वो होता है। विश्व बैंक का CFO कौन था? अंशुला कांत। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बताइए। जो बाइडन केवें राष्ट्रपति अमेरिका के? 46वें राष्ट्रपति है। क्या के 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। अमेरिका की प्रथम महिला कौन है? अरे कोई भी राष्ट्रपति का ओकर पहला पुरुष होता है ना, प्रथम नागरिक ना टिकू का नहीं है ना, उनका बुला रहा है मम्मी ना नहीं है। तो जो प्रथम, जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। तो प्रथम महिला नागरिक कौन हो जाएगा? उसकी पत्नी उनकी। तो उसी तरह से जो बाइडेन है, जिल बाइडेन है उसका, जिल बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत है ब्लूमबर्ग। हाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु प्रमुख कौन है अभी? यह है साइमन स्टील। बताइए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो बताना चाहिए। हाँ जॉर्जिया मेलोनी। इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। किसका? वही भी है, वही है अभी वही है। हाँ। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा अजीज, सॉरी आयशा मलिक है। आयशा मलिक वो जम्मू कश्मीर सबसे कम उम्र के पायलट है। हो गया पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है अभी? भारत के हैं ना, मिल है, गिल इंद्रजीत या इंद्रमित गिल है, याद रखना गिल। हाँ। मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के। यूनिसेफ के कौन है अभी? सद्भावना राजदूत। ये पीछे हो गया एक बार। वेनेसा नकाटे बताना कौन थे? यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन? वेनेसा नकाटे। भारत में अमेरिकी राजदूत कौन है? हाँ भारत में है, मगर अमेरिका के राजदूत बना के भारत में भेजा गया है। गारसेटी। कौन है? गारसेटी। कौन? गारसेटी। बताना है। राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति बताना है। तैयब। तू से तुर्की या त से तैयब। पूरा नाम है तैयब एर्दोगन। 78वां बताना है कि यूएनओ के महासभा के 78वां सत्र के अध्यक्ष कौन बनाया गया? डेनिस फ्रांसिस। के अध्यक्ष के 78वां सत्र के महासभा का। हाँ किसका था? यूएनओ के 78वां सत्र महासभा के अध्यक्ष बनाया गया था डेनिस फ्रांसिस को। हाँ। अभी राष्ट्रपति बताना नेपाल के। रामचंद्र पौडेल। राष्ट्रपति नेपाल के रामचंद्र पौडेल। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम बताना। मोहम्मद मोइजू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। मालदीव के राष्ट्रपति
हाँ, इक्वाडोर की राजधानी बताइए। क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। एक मुख्य अभी कौन है राष्ट्रपति? डेनियन नोबोआ। डेनियन न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति। क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन राष्ट्रपति कहाँ के? न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। अगला दिन पूरा हम लोग कराएगा पेज नंबर कितना? 13 नॉर्मल थोड़ा सा तो होगा। 19 से हो गया ना, 69 नंबर हो गया था ना, 70 था ना। चलिए बताइएगा, बताइए कौन सा फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित किया गया? द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर को क्या किया गया है? डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नामित किया गया है ऑस्कर के लिए। कौन फिल्म के? द एलिफेंट विस्पर। हाथी परियोजना कब चला था? 1992 में। 74वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति कौन था? फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल। कहाँ के राष्ट्रपति? मिस्र के। मिस्र की राजधानी काहिरा। नील नदी का देन मिस्र को। नील नदी का देन मिस्र। किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में। 74वां माने 2023। हाँ, इस बार 2023 में। हाँ। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन है भारत का? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम को क्या दिया गया है? ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। कौन सा का? विशाखापत्तनम को क्या दिया गया है? ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट। किस देश के ओडिशा को डेंजर साइट के रूप में घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा? किस देश का एक स्थान है ओडिशा जगह है, वहाँ पे शहर को डेंजर साइट में घोषित किया गया है। युद्ध चल रहा था। यूक्रेन। कहाँ के? ओडेसा शहर को डेंजर में घोषित किया गया है। कौन? यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव। अब उसकी प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा 2023 में? फिडे शतरंज वाला ना, कजाकिस्तान करेगा फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। फिडे किस खेल से है? तो शतरंज से। फिडे शतरंज का जनक भारत। शतरंज का जनक भारत को कहा जाता है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा किया? वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन दिया महिला को? न्यूजीलैंड। कौन दिया है? तो न्यूजीलैंड का महिला के बारे में आ गया तो कौन चलेगा? न्यूजीलैंड। तो महिला को सम्मानित करने के लिए क्या दिया गया है? डेबी हॉकले मेडल शुरू किया गया। बोलो। न्यूजीलैंड को और पश्चिम का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया? उद्यान। अमृत राष्ट्रपति भवन में जो है जगह है मुगल गार्डन है भारत में। हाँ, वही राष्ट्रपति भवन। क्या सर? उसका नाम था मुगल गार्डन, और उसी का नाम बदल क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। अंडर 19 वोमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? अंडर 19 भारत। कहाँ हुआ था ये वाला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप? अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। किसको हरा के जीता था भारत? इंग्लैंड को। ऐसे भी हुआ था वही ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका।
बताइएगा कि भारत वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास है वो किसके किसके बीच में होता है? भारत जापान। वीर गार्जियन भारत और जापान। जिमेक्स भी होता है भारत और जापान। जिमेक्स भी भारत और जापान के बीच में। गिद्ध है गरुड़ ना, इंडोनेशिया। गरुड़ इंडोनेशिया ना, मित्र वाला ना। हाँ मित्र वाला एक साथ होता है फ्रांस के जरा। चले जाते हैं यूथ 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? हाँ ना खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण जो 23 में होने वाला है कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? चौथा उत्तर प्रदेश ना चौथा होगा से पहले हुआ था कहाँ पे? यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में मुंबई। हाँ यूथ गेम अच्छा उत्तर प्रदेश में हुआ। अच्छा हाँ यूनिवर्सिटी गेम है जो लगे थे हरियाणा वाला में कहा। निखत जरीन कौन खेल खेलता है? निखत जरीन बॉक्सिंग। निखत जरीन बॉक्सिंग। विश्व हॉकी 2023 किसने जीता था? विश्व हॉकी भारत। हॉकी भारत का जर्मनी बेल्जियम को हरा के विश्व हॉकी कप किसने जीता 2023 में? जीता है तो जो बोल रहा है पहली बार वो बैडमिंटन में जीता है इंडोनेशिया के हरा के। विश्व कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता? जर्मनी। किसको हरा के? बेल्जियम को। किसको? बेल्जियम को। 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली एशियाई कौन बनी? हाँ मलेशिया के है मिशेल यो। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इसका राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। मलेशिया के राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। हाँ मलेशिया के मुद्रा रिंग रेट। हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? हर गांव हरियाली अभियान जम्मू कश्मीर, जिसके तहत कितना पेड़ लगाना है? 90 लाख। कौन सा? जम्मू कश्मीर में। बताना कि लाडली बहना योजना हाँ मध्य प्रदेश। लाडली बोले लक्ष्मी बोले दोनों कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मेरा बहन मेरा मान कैसे होता है? हमर बेटी हमर समान है। हमर मान। चलिए 74वें गणतंत्र दिवस पर बताना कि सबसे श्रेष्ठ झांकी किस राज्य को प्राप्त हुआ था? हाँ 2023 में उत्तराखंड। उससे पहले उत्तर प्रदेश के। 2022 में उत्तर प्रदेश अब सर्वश्रेष्ठ झांकी और 2023 में उत्तराखंड को मिला है। जी 2023 का G20 की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पुडुचेरी में। कहाँ पे? पुडुचेरी में। कौन सा संस्था है जो 47वां संस्थापना दिवस? बस इतना ही दिलिए। G20 इसे कुछ नहीं दिले। पुडुचेरी। बताना कि 47वां स्थापना दिवस कौन बनाया अभी 23 में? नहीं कोई संस्था तटरक्षक। हाँ तटरक्षक वही कोस्ट गार्ड 84 में स्थापना हुआ था। 16 ना तो नहीं कोस्ट गार्ड की स्थापना नहीं 47 ना हो गया तो 23 इधर और 24 और 22 23 25 तो कोस्ट गार्ड की स्थापना 84 में हुआ है। तो कहाँ से 47 नहीं आ रहा तो 24 14 से कोस्ट गार्ड की स्थापना देखा था 1923 से 24 ठीक है तो 47वां ठीक है वो
द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक। इनहेरिटेंस ऑफ मेघनाथ देसाई, एक किताब है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ, और ये द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन? मेघनाथ देसाई। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? UAE, अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कौन किया है? UAE की राजधानी आबू धाबी, आबू, हाँ। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखा। सबसे गहरा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। कौन पहाड़ी के पीछे है? डोल्फिनोज, डोल्फिनोज पहाड़ी के पीछे है। आपको चाहिए नौसेना का वहाँ पे अथी है, नौसैनिक अड्डा। हाँ, ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र भी जो है मिला केकरा? विशाखापत्तनम को। उड़ीसा में, चिल्का उड़ीसा में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण शुरू किया? यूपी। यूपी की राजधानी कहाँ? लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कल, हाँ, हम लोग का कल 71 नंबर पेज रहेगा स्पीडी में। हाँ, नंबर लिखे पड़ेगा। अब एक ही जैसा लग रहा है ना सर आइए सर। सल्तनत कालीन व्यवस्था था ना? हाँ, ये था, इतने था, ज़्यादा नहीं था, यहीं तक था, विजयनगर से पहले। सर हाँ बताइएगा, केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? मेन होता था कौन? राजा। राजा को उस समय राजा नहीं कहते थे, सुल्तान कहते थे। तो केंद्रीय प्रशासन के मुखिया सुल्तान। किसके समय अमीर को दबा के रखा गया था? इस सल्तनत काल में हम लोग पूछ रहे हैं। तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और ये हमेशा बरकन क्या किया? दबा के रखा। अमीरों का प्रभाव किसका किस समय था? लोधी वंश के समय में। किसके समय? लोधी के समय था। अमीरों का उत्कर्ष लोधी वंश, और नीचे गया था बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को किस नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, खलवत। मजलिस ए खलवत, मजलिस ए। अब इसी में बैठक होता था। मजलिस एक खास में क्या बैठा था? खलवत की बैठक होता था। किसके? मंत्री परिषद का बैठक उसी में होता था। मंत्री परिषद को सब क्या कहा जाता था? बैठाया जाता था। बताइएगा कि दीवान ए इंसा नामक विभाग किससे संबंधित है? कई बार से टाइल भी है ना। इंसा पत्राचार, सिग्नेचर करके पेमेंट देने वाला। कुछ इसे सिग्नेचर जब तक ऊपर नहीं होगा ना, तब तक पेमेंट सैनिक के मिलेगा नहीं मिलेगा। मजलिस ईरान और एक है मलेशिया के। हाँ ना, मिस्र के ना, मिस्र के नहीं है तो मलेशिया। बताइएगा, वजीर को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। कौन सा विभाग से जुड़ा हुआ था वजीर? राजस्व विभाग से। राजस्व विभाग के अधिकारी को वजीर कहा जाता था। प्रांत एवं अन्य भागों में आय और व्यय को देखा रखा कौन करता था? आय व्यय को नहीं। मुशरिफ ए मुमालिक, मुशरिफ ए मुमालिक।
प्रांत एवं अन्य विभागों में प्राप्त काया लेखा करने वाला को, ये तो संस्कृत अति में है, उर्दू भाषा में, हिंदी में उसको महालेखागार कहा जाता है, महालेखाकार। तो आय व्यय को जेखा रखा वाला को करने वाला को, वो मुंशी आम बात है, हम लोग अपनी भाषा में यूज कर लेते हैं। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? उधार मजूमदार, उधार मजूमदार, उधार रखे वाला को, उधार का लेखा जोखा रखे वाला को मजूमदार। कोषाध्यक्ष के प्रधान अध्यक्ष को खजीन, कोषाध्यक्ष के खजीन, कोषाध्यक्ष के प्रधान को खजीन। दीवान ये अर्ज जो था किस विभाग से संबंधित था? हाँ, सैन्य से। दीवान ए अर्ज सैन्य से, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज सैन्य। किससे संबंधित है? राजशासक से। दीवान ए अर्ज का गठन किसने किया? बलबन। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज बलबन, दीवान ए अर्ज बलबन। कौन सा विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग से। 400 सिपाही वाला जो बनाया हुआ था। हाँ, ये ना, ये तो तुतमिश द्वारा बनाया गया था ना, ये खत्म कर देता है। तुर्कान ए चिहलगामी, धर्म विभाग एवं दान विभाग के लिए कौन बनाया गया था? सद्र एवं सुदूर, सद्र उस सुदूर। पूछेगा कि सद्र उस सुदूर का संबंध किस विभाग से है? धर्म एवं दान विभाग, धर्म एवं दान विभाग। कौन सा है? सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर किस विभाग से? दान एवं धर्म विभाग, दान एवं धर्म विभाग। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 1333 में नियुक्त किया गया था उसको काजी, कुछ काजी। किकरा नियुक्त किया गया था? अल्बरोनिया के। कौन था? मोरक्को से अल्बरोनी। अच्छा, ये भाषा, हाँ इबन बतूता, हाँ इबन बतूता आया था, सॉरी। तो सुल्तान के बाद सर्वोच्च अधिकारी काजी, उसी को पूरा नाम काजी उल कजात, काजी उल कजात। बताइएगा, दीवान ए खैरात का संबंध किस विभाग से? हाँ, दान विभाग। खैरात मतलब दान में देना, खैरात मतलब, तो दीवान ए खैरात दान विभाग। कौन सा शासक? एफएसटी। दान दिया, खैरात दिया था कौन? एफएसटी। मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं के लिए भी खोला गया था। कौन सा विभाग? दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात कौन? एफएसटी। अब बताइएगा, दीवान ए बंदगान, हाँ दास। आइस कौन सा शासक गठन किया था? वही किया है तो एफएसटी। दास सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में? ना देखिए हैं लोग ना, यही तो प्रॉब्लम है, पछताइएगा बाद में फिर। ना दिया कि पढ़ के तो जरूरी याद रहता। दास विभाग एफएसटी, दान विभाग एफएसटी, दोनों दान विभाग हो गया, दास विभाग दोनों। तो दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान हो गया। अब दीवान ए इस्तिहाक कौन से संबंधित है? पेंशन विभाग से। कौन सा? दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। ये है, ये हो जाएगा इस्तिहाक का ना, तो ना खिलजी हो जाएगा ना, ना एफएसटी है, एफएसटी है तीनों के। दान खैरात नहीं तो धान खैरात क्यों बोले? बंदगान और खैरात और इस्तिहाक। हिंदी में दान देना है, फिर उसके बाद दास रखना है और पेंशन दे देना है। ये तीनों कौन? एफएसटी, एफएसटी। फिरोज शाह सल्तनत कालीन अकबर एफएसटी को, सल्तनत कालीन अकबर। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला सल्तनत कालीन शासक एफएसटी। कौन? लोक निर्माण करने वाला पहला शासक एफएसटी। माने नहर, रोड वोड, बगीचा बगीचा ये सब बनाने वाला कौन? एफएसटी। राजस्व की व्यवस्था के लिए कितने कर की व्यवस्था किया गया था? 4 गो। कर व्यवस्था नहीं, टैक्स के दर नहीं पूछ रहे, किए गो कर लगाया गया था? 4 गो। उसरे, खराज, जगात और जजिया। उसरे, खराज, जकात और जजिया। उसरे, खराज, जकात और जजिया। मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर को उसर कहा जाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को उसरे।
और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को खराज। खराज उसर और खराज, उसरी बराबर है खराज के, उस बराबर है और दोनों कैसा है तो भूमि पर लगाए वाला टैक्स है, भूमि पर लगाए नहीं टैक्स ज़्यादा ठीक ना, भूमि पर लगाया जाने वाला टैक्स का नाम है ये लिया जाने वाला भूमि। हाँ हाँ बोल टैक्स बोल रहे हैं, भूमि पर टैक्स लिया जाने वाला कर, जैसे उसका गैर मुसलमान से लिया जाने वाला जो है भूमि कर है तो भूमि पर से न लेंगे हमें। चलिए तो बोलेगा गैर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर को उसे भूमि कर को उसरे, और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को खराज। फिर दो और बचा कौन, जकात और जजिया। तो मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था कौन, जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया कर। मुसलमान कितना टैक्स लगाता था अपने मुसलमानों पे 1/40, 1/40। सौ गांवों के शासन को देख रेख करने वाले को क्या कहते थे, सदा, अमीर ए सदा, अमीर ए 100 गांवों को देख रेख करने वाले अधिकारी को अमीर ए सदा, अमीर ए सदा हमेशा 100 गांव को देख रेख करेगा, सदा 100 गांव, सदा 100 गांव। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता है, पता ना मम्मी बोला रही थी, तू आए हुए थे बगल में कहीं। चलिए सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या किस नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में, खास खेल। क्या कहा जाता था, खास खेल। अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था, खास खेल। अस्थाई सेना सबसे ज्यादा किसके पास था सल्तनत काल में, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन हुलिया लिखे के प्रथा की शुरुआत, हुलिया हुलिया अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली खिलजी। सीरी का किला खिलजी। हजार खंबा खिलजी। जमायत खाना खिलजी। अलाई दरवाजा, हाँ द्वितीय सिकंदर, FST। द्वितीय अशोक कनिष्क, द्वितीय अशोक कनिष्क। बताना है कि जो मंगोल सेना का वर्गीकरण किस प्रणाली के तहत जो है ना सल्तनत से व्यवस्था को बढ़ाया गया था, ठीक है, दशमलव प्रणाली पे। कौन सा दशमलव प्रणाली की शुरुआत किस देश से, फ्रांस। भारत में कब अपनाया गया, 1957। इस टाइम में यही चलते बातें कर लेते हैं। 37 मिनट पहले वाला चालू कर दिए, चलिए बताइए जो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से जो गोला फेंकने वाला जो मशीन था ना उसका नाम क्या था, हाँ मंगलिक और मराद। मंगलिक और हम लोग जैसे गोलवा में गुलेलवा जैसा करते हैं तो पहले बड़का को रखता था थी और मैं फंसा के हाँ फेंकता था, हाँ उसी के समय था मंगलिक और मराद। मंगलिक और तो जो गोला फेंकने वाला मशीन था उसको क्या कहा जाता था, ये देखे होंगे कथिया में, फिल्मों में, बाहुबलिया में इतना बड़ा कटोरा वाला जैसे रहता था, यहाँ से इसे आया इसे फेंक दिया ला के। अरे हाल फिलहाल में घटना हुआ, घटना में कोई आंदोलन हुआ था ना उसमें घोड़वा। चलिए अब बताइएगा 10 अश्वरोही बराबर कितना सर एक खेल, एक सर एक खेल। और 10 सर एक खेल बराबर सिपह सलार। 10 सर एक खेल बराबर 10 सर एक खेल बराबर एक सिपह सलार। 10 सर एक खेल बराबर अब 10 सिपह सलार बराबर कितना, एक अमीर। 10 सिपह सलार बराबर एक अमीर। 10 अमीर बराबर एक मलिक, एक मलिक। 10 अमीर बराबर एक मलिक, 10 अमीर बराबर और 10 मलिक बराबर एक खान, एक खान। सुनिएगा
10 अश्वरोही बराबर 1 सर एक खेल। 10 सर एक खेल बराबर 1 सिपह सलार। 1 सिपह सलार। 10 सिपह सलार बराबर 1 मलिक। सर यहाँ ठीक है अमीर। 10 सिपह सलार बराबर 1 अमीर और 10 अमीर बराबर 1 मलिक और 10 मलिक बराबर 1 खान। सबसे बड़ा कौन? खान। हाँ, ऐसे बलबन एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था? बलबन। अगर वो ऑप्शन में न रहेगा तो किसको बोलिएगा? अलाउद्दीन खिलजी को। एकता प्रथा खत्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोबारा किसने शुरू किया था एकता प्रथा को? हाँ, FST। कौन किया था? एकता प्रथा को शुरुआत किसने किया था? ये था कोची भूमि टैक्स से लगा टैक्स था। तो एकता प्रथा शुरू किया था इल्तुतमिश, खत्म किया बलबन। बलबन नहीं रहेगा तो अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरी बार कौन लगाता है? FST। सल्तनत काल में जो अच्छे प्रकार के घोड़ा आता था वो कहाँ से आ जाता था? तुर्की, अरब और रूस से। तुर्की, अरब और रूस से। अच्छी नस्ल वाली घोड़ा कहाँ से? तुर्की से, अरब से और रूस से। और हाथी तो जान ही रहे भारत में फेमस कौन था? पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। हाथी मुख्यतः कहाँ से मंगाया जाता था? और ये सब कहाँ से मंगाया जाता था? तुर्की, अरब और रसिया। सप्ताह में सुल्तान कितनी बार न्याय के लिए उपस्थित होता था? 2 बार। वही 2 बार। सुल्तान न्याय करने के लिए कितनी बार? 2 बार। मसाहत क्या था? भूमि मापने की प्रक्रिया जो क्षेत्रफल के आधार पर लगाया जाता था टैक्स। क्षेत्रफल माप के उस पर जो टैक्स लगाया जाता उस मापने को कहा जाता था मसाहत। कौन? मसाहत। हाँ, टैक्स से लगाने वाली मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किस सल्तनत शासक ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। तो मसाहत प्रथा की शुरुआत करने वाला सल्तनत काल के शासक अलाउद्दीन। कुछ नहीं तो वो अथी था, सन की डंडी ही क्या था? गज सिकंदरी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। बताइएगा खालसा भूमि क्या होती था? खालसा भूमि किसे कहते थे? ठीक है, केंद्र सरकार माने केंद्र के अंदर आने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते हैं। जी गयासुद्दीनवा कर दिया था। और ये अलाउद्दीन खिलजिया लिया था सबके और सब छीन के ले लिया था। आई लिया तो ये आया सबके बांट दिया। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीन कर कोची में बदल दिया? खालसा भूमि में। कोची में बदल दिया? खालसा भूमि। अब गयासुद्दीन आया और सबको फिर से लौटा देता। सल्तनत काल में मुद्रा का व्यवस्था चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? टंका। चांदी के सिक्के को और तांबे के सिक्के को दिरहम। उकर शासन काल में चलिएगा तब कल आएगा जीतल। हाँ, MBT वाला में था। चलिए तो चांदी के टंका, तांबा के। बताइएगा सल्तनत काल में सबसे फेमस बंदरगाह? देवल। वो तो सुरकुर्तदा पति में। हाँ, देवल। तो पूछता कि देवल क्या है? तो सल्तनत काल में सबसे फेमस बंदरगाह था। देवल लगता है गुजरात में होगा शायद। देखिए तो देवल बंदरगाह कहाँ है? कल हम लोग का हो रह जाएगा विजयनगर साम्राज्य पूरा। ठीक है ना? विजयनगर साम्राज्य पूरा। एक मतलब जम्मू के आसपास में था। ज्योग्राफी ना। चलिए, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध था ना? बताइएगा। हाँ ना दूसरा तीसरा दिन है आज। 2 दिन हो गया, पूछा गया तीसरा दिन है। बताइए घूर्णन पृथ्वी गति कितने प्रकार की होती है? 2 गो। कौन कौन?
हाँ, घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन और घूर्णन को रोटेशन और परिक्रमण को रिवोल्यूशन। परिक्रमण हो गया जो सूर्य के तरफ परिक्रमण लगाया, अब घूर्णन हो गया अपने अक्ष पे घूमता है। जैसे लट्टू नाच रहा था अपने अक्ष पे, कोई किसी के चारों ओर घूम रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है। चलिए, दिन रात किस गति के कारण? घूर्णन के कारण। दिन रात हाँ, और दिन छोटा बड़ा होना परिक्रमण। मौसम संबंधी परिवर्तन भी परिक्रमण। बताइए कि जो मकर रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरता है? मकर 10 को, ठीक है। मकर कितना है? 10 से। मकर कितना से? 10। विषुवत रेखा 13 से। विषुवत रेखा कितना महादेश से गुजरता है? विषुवत रेखा हाँ 3 गो। एगो एशिया से, एगो अफ्रीका से, एगो दक्षिणी अमेरिका से। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से। कितना देश से होकर? 13 गो देश से। नीचे से स्टार्ट कीजिए, नीचे से याद रखिए। कर्क हो गया कितना? सॉरी, नीचे कर्क नहीं, मकर है। मकर हो गया 10, विषुवत में आ गया तो 13, और कर हो गया तो 17। 10, 13, 17 ना, 17 को बता, 16 को ऐसे हम लोग जानते हैं। 18 होता, हम तो 17 को जान रहे हैं। 10, 13 और 17। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, और ऑप्शन में 18 रहे तो ऐसे तो हम तो 17 ही पढ़ लें। ये में 17 ही को क्या लिख ले। अब आते हैं सोलर डे किसे कहते हैं? सोलर डे, इधर ध्यान, इधर। सोलर डे पृथ्वी एक दिन में जो जो भी 24 घंटा में जो अति करता है ना परिक्रमा, उसी को हम लोग कहते हैं सोलर डे। क्या कहते हैं? हाँ। पृथ्वी कितनी गति से चक्कर लगा रहा है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी गति 29.8 हाँ पर सेकेंड। 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगा रहा है पृथ्वी कितना गति से? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। उपसौर क्या है? उपसौर को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलियन, अपसौर को बोलते हैं अपहेलियन। पेरीहेलियन सबसे न्यूनतम दूरी होता है। पेरीहेलियन मतलब अप नहीं, उप है, उप है। उपसौर छोटा, माने अप मतलब बड़ा। उप ऐसे जानते हैं कि उप मतलब कुछ होता है छोटा, अप मतलब बड़ा। तो 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। तो बीच की दूरी कभी कभी पूछ देता है। हाँ, 3 जनवरी को जो दूरी होता है वो कितना होता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। तो 3 जनवरी के पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 किलो करोड़ 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जो अधिकतम दूरी होता है जो 4 जुलाई को, वो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो अधिकतम दूरी 15.21 और न्यूनतम दूरी 14.7। तो अधिकतम दूरी कही है 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। कम वाला को क्या कहते हैं? उपसौर। अधिक वाला को हिंदी इंग्लिश में पूछता है तो पेरीहेलियन। कम वाला के पेरीहेलियन। ए से अ, ए से अप मतलब ऊपर। तो 4 जुलाई वाला को क्या कहते हैं हम लोग? अपसौर। इंग्लिश में अपहेलियन। हाँ, अपहेलियन नाम है। ए से अपसौर, ए से अपहेलियन, उकर पेरीहेलियन। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ना, इसको बोलते हैं एप्साइड रेखा। अपहेलियन और अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा। कौन से रेखा? अपहेलियन और उपहेलियन को मिलाने वाली रेखा को अपसाइड रेखा। कौन सा? अक्षांश। अक्षांश से क्या मापा जाता है? कोणीय दूरी। अक्षांश से कोणीय दूरी। अक्षांश से दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 मीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन। क्या कहते हैं? जोन। गोर तो देशांतर।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी जोन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? जोन। और कितना दूरी होता है? 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 हाँ 111.32 किलोमीटर ना 111.32 किलोमीटर होता है दो देशांतरों के बीच की देशांतर। हाँ 0.3 बस, खाली 0.32 का अंतर है। हाँ 320 मीटर का अंतर है। तो बोले जाती कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। क्या कहते हैं? दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। उत्तर से दक्षिण जो मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को देशांतर। पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश। तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बने, पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश। उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। अक्षांश की अधिकतम संख्या 179 या 80, वो अब दोनों पर लेकर चलता है तो जैसे जाएगा। ऐसे 180 याद रखिए। अक्षांश की संख्या अधिकतम संख्या 180, देशांतर के 360, देशांतर के 360 60 पूरा पश्चिम विषुवत रेखा के 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री नीचे वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? नीचे वाला मकर, दक्षिण वाला को मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी वाला को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी वाला को मकर रेखा। बीच से जो गुजरता है जीरो को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। हाँ विषुवत रेखा पर, हाँ वहाँ पे 6, हाँ नहीं विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है। वहाँ पे 6 महीना का रात, ध्रुव पे 6 महीना का रात और 6 महीना का दिन होता है। चलिए आते हैं। अब है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक है वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका 66.5 डिग्री उत्तर वाला को आर्कटिक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त। हाँ ये अंटार्कटिका नीचे, हाँ आर्कटिक है। आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है और ये है महादेश अंटार्कटिका। चलिए बाकी सब तो हम सब पूछे दिलवा। गोरे वाला एक देशांतर में कितना डिग्री कितना समय का अंतर होता है? 4 मिनट का। एक देशांतर में 4 मिनट। अगर 15 देशांतर हम पार कर जाएंगे तो कितना घंटा का? 1 घंटा का अंतर। विषुवत रेखा के पश्चिम में जाएंगे तो दिन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। विषुवत रेखा के पश्चिम में जाएंगे तो विषुवत रेखा ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये विषुवत रेखा ने। हाँ तो जानबूझ कर रहा ना, अब तो हम जान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाएंगे जो बेरिंग जल संधि के क्या है? समानांतर। जो उसके पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा और पूर्व में जाएंगे तो 1 घंटा का 1 दिन का बढ़ता है। कितना का? 1 दिन का। बताइएगा शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर किस महासागर में है? अटलांटिक में। सबसे कटा फटा वाला तट वाला महासागर अटलांटिक। एस आकार के महासागर अटलांटिक। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक। सार्गेसो सागर कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक में। सार्गेसो सागर अटलांटिक कहे कि उसमें घास पाया जाता है उसी। सार्गेसो सागर हिंद महासागर में ना, तो सार्गेसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में। चलिए इधर हो गया, इधर तक खत्म हो गया। कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि का रेखा निर्धारण हुआ था? 84 1884 में नहीं भी आ रहा है। हाँ ना 1784 तो है वो। 1784 1781 है। 1784 में तो पीस इंडिया एक्ट है। चलिए कर बताइएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21
जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। और दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। 22 दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। दक्षिणी का 22 दिसंबर। किस दिन रात बराबर होता है? माने किस दो गो तारीख है जिस दिन हमेशा रात दिन और रात बराबर है? हाँ 21 मार्च 23 सितंबर को। तो दिन रात बराबर कब होंगे? हैं अथी पर विषुवत रेखा पे। हाँ कहाँ ना सब दिन पर नहीं, जैसे अथी के अनुसार सूरज के इधर उधर सब दिन बराबर नहीं, दिन और रात बराबर होता है वहाँ पे। जितना जितना घंटा का दिन हुआ उतना घंटा का रात होगा। तो दिन रात बराबर होंगे पृथ्वी पर। संपूर्ण पृथ्वी पर पूछ रहा है कि दिन रात कब बराबर होंगे? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 21 मार्च 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर। तो 23 सितंबर की घटना को क्या कहते हैं? वसंत विषु कहते हैं। क्या कहते हैं? वसंत विषु ना वसंत ना, शरद विषु। हाँ शरद विषु। स से शरद, स से सितंबर, स से शरद, स से तो हाँ इसे भी होता है। तो 23 सितंबर की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? शरद विषु। और 21 मार्च को क्या कहते हैं? वसंत विषु। ऐसे हल्का हल्का ठंडा और गर्मी स्टार्ट हो जाता है मार्च में। फरवरी से तो स्टार्ट हो जाता है गर्मी पूरा। तो वसंत विषु 21 मार्च और शरद विषु 23 सितंबर को। सूर्य ग्रहण तो जानबे कर रहा कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा? बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। और पृथ्वी आ जाएगा बीच में तो चंद्र ग्रहण। पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र। हमेशा काहे नहीं लगता है चंद्र अति ग्रहण? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना डिग्री कोण बन जाता है? 5 डिग्री का कोण बन जाता है। इसी कारण हमेशा जो है हर मंथ में पूर्णिमा को क्या आता है? चंद्र ग्रहण या ग्रहण नहीं लगता है। ये नहीं पता था, 5 नहीं ध्यान में। तीनों एक ही लाइन में आएगा था ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बताइएगा किस जल संधि के बराबर समानांतर है? बेरिंग जल संधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समानांतर है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? अलास्का और रूस। अलास्का और उत्तरी अमेरिका को किससे? यूरोप में ना रूस है। हाँ तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है कौन? बेरिंग जल संधि। पहले अलास्का किसका भाग था? रूस का। वो बेच देता है अमेरिका से। हाँ पृथ्वी पर समय जोन की संख्या कितनी है? 24 गो। शरद कितने हैं? 24 गो। बताइएगा सबसे ज्यादा समय जोन वाला देश? रूस के गो 11 गो। रूस में 11, दोनों तो अपने बांट लिया है। रूस 11 और 9 गो अमेरिका। तो 11 9 20 गो। बचा 4 गो। 4 गो में से एगो भारत तो 21 गो। बचा 3 गो। 3 गो बचा तो क्या लेके चल गया? ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ मतलब रूस अमेरिका ना फ्रांस में। अमेरिका 9 गो, अमेरिका 9 गो, रूस 11 गो, ऑस्ट्रेलिया 3 गो, एगो भारत। तो 24 गो जोन खत्म। अफ्रीका में नहीं कोई में, बाकी 4 गो ही है तो फिर कहाँ? तब ना हम लोग 82.5 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरता है। मानक देशांतर जो आई कुछ है IST और GMT में कितना घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटा। हम लोग आगे हैं उससे ना, हम लोग आगे हैं 5.5 घंटा। हाँ हम लोग GMT हैं, वो लोग IST में आता है। ना हम लोग आगे हैं 5.5 घंटा। हम लोग ग्रीनविच से हम लोग आगे हैं 5.5 घंटा। IST में आते हैं सर। हम लोग IST हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन हाँ IST है सर, ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग IST GMT से 5 घंटा आगे हैं, 5.5 घंटा। IST GMT से आगे है 5.5 घंटा। इंडियन स्टैंडर्ड GMT से आते हैं। हाँ GMT से IST में हम लोग IST में वही ना होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा GMT GMT मतलब होता है दिले ग्रीनविच टाइम होता है शायद, लगता है ग्रीनविच टाइम।
वही ग्रीनविच पूछता है कहाँ है, तो यूके में। हाँ, ग्रीनविच कहाँ है, यूके में, मतलब ब्रिटेन में। ग्रीनविच कहाँ है, पूछे क्या लिख ले, यहाँ ग्रीनविच तो यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे? मानक समय जो देशांतर है वो कितना गुणांक में लिया जाता है? जो मानक समय जो होता है वो कितना गुणांक में लिया जाता है? ऐसे 15 डिग्री को तोड़िएगा तो 7.5 डिग्री, कितना? 7.5 डिग्री, कितना? 7.5 डिग्री के गुणांक में चलता है। भारत का मानक देशांतर कितना? 82.5 डिग्री। भारत का मानक देशांतर, भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री। कितना राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। भारत का मानक देशांतर कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से यह 82.5 डिग्री होके गुजरता है। पृथ्वी के बीच से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। शून्य अक्षांश भी कहते हैं इसको, शून्य, हाँ 0 डिग्री भी कह सकते हैं इसको। कटिबंध को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितना भागों में? 4। पहला 0 से 30, 30 से 45, 45 से 66 और 66 से 90। कटिबंध को कितने भागों में बांटा गया है? 4। 0 से कहाँ चलना है? 30, 30 से 45, 45 से 66 और 66 से 90। तो जो 0 से 30 होगा वो कैसा? गर्म की ठंडा? गर्म। इसीलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्या बोलेंगे? अब 30 से 60, 30 से 45 जाएंगे तो शीतोष्ण। क्या कहेंगे? शीतोष्ण। उसी को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, सॉरी उपोष्ण। हाँ, उपोष्ण मतलब कुछ ठंडा कुछ गर्म। तो उपोष्ण की कितना से कितना बीच में? 30 से 45, 30 से। अब आते हैं तीसरा है शीतोष्ण, पूरा तरह से ठंडा, पूरा ठंडा। कहाँ से? 45 से 66। और ध्रुवीय आ जाता है 66 से, जो खाली वहाँ पे बर्फ पे मिलेगा। चलिए खत्म हो गया। कल हम लोग का पृथ्वी के आंतरिक संरचना पढ़ना है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना, स्थल मंडल पढ़ लेना है, चट्टान पढ़ लेना है, चट्टान तक। कुछ पॉलिटी में था बाबा। शब्दावली था ना, महत्वपूर्ण शब्दावली ना। बताइएगा, शून्यकाल शुरू में माने 2020 से पहले कब से मनाया जाता था? 12 बजे, 1 बजे के बाद। 12 से 1, 12 से। अभी 1 से क्या है? 1 से। अभी वर्तमान शून्यकाल का समय 1 से। जो संसद के पहले घंटे को क्या कहते थे हम लोग? प्रश्नकाल। संसद के पहले आवर को क्या कहते हैं हम लोग? प्रश्नकाल। और उसके बाद जो है शून्यकाल की शुरुआत कहाँ से? 1 से 2, 1 से। अब वर्तमान में 1 से। शून्यकाल किसकी देन है? भारत के। शून्यकाल किसकी देन है? और कब से लागू हुआ है? 1962 से। चीन का युद्ध भी 1962 में। स्थगन प्रस्ताव क्या है? हाँ, स्थगन मतलब जो कार्यवाही चल रहा है ना उसको स्थगित कर देना, बंद कर देना। क्या कहलाएगा? फिर है विघटन। जान ही रहे हैं कि लोकसभा को क्या कर देना? विघटन, खत्म कर देना। सीधा सीधा लोकसभा को खत्म। या तो एक प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर पूरा हो जाए, चाहे एक मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, पारित हो गया तो लोकसभा बंद। प्रधानमंत्री मर जाएगा तब भी खत्म। अब बताइए कि अनुपूरक प्रश्न क्या है? तो प्रश्न छूट गया है फिर से। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर संबंध में उत्तर दिया जा चुका है, मान आंसर दे दिया गया है। पूछ नहीं सकते हैं।
और उसका स्पष्टीकरण अगर चाहता है तब इसी को हम लोग कहते हैं कोची अनुपूरक प्रश्न। मतलब पूछा हुआ है, हम ध्यान नहीं दिए और फिर से हम चाहते हैं कि क्या हो स्पष्टीकरण फिर से दिया जाए। हाँ, तो उसी को कहते हैं हम लोग अनुपूरक प्रश्न। हाँ, एक है तारांकिक प्रश्न, एक है अतारांकित। तारांकिक प्रश्न लिखित चाहता है कि मौखिक है? तारांकित चाहता है मौखिक। क्या चाहता है? मौखिक। मुंह से पूछा, मुंह से आंसर मिला तो कुछ तारांकित। मुंह से पूछा, मुंह से आंसर मिल गया तो तारांकित है। और अतारांकित मतलब कुछ लिखित चाहिए हमको। आंसर कैसे चाहिए? हम पूछे मगर उस आंसर चाहिए कुछ लिखित। हाँ, तो तारांकित प्रश्नों की संख्या एक दिन में 20। कितना? तारांकित प्रश्नों की संख्या एक दिन में 20। और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 230, अधिकतम 230। अतारांकित प्रश्नों की संख्या 230। अतारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। अतारांकित 230। ऐसे बड़ा लिखे में है ना, अतारांकित लिखे में कैसे आएगा? बड़ा। और तारांकित क्या होगा? 20। छोटा ऐसे लिखा रहा तो छोटा में छोटा, बड़ा में बड़ा। लिख के 230 को देना है। एक दिन में आप इतना प्रति क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब हाँ, टोटल में मिलेगा तब। अब आते हैं स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की अनुमति चाहिए? 50। कितना? कोरम होता है, कोरम के लिए चाहिए 55, 1/10 या 10%। तो बोलेगा कि स्थगन प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों की चाहिए अनुमति? 50 सदस्यों की स्वीकृति चाहिए। इक्यावन को सदस्य के कुछ लागे पूछते हैं। 51 को सदस्य के लिए तो नहीं, अभी पढ़ नहीं किया। बताइए संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में? 266। ऐसे भी दोनों में लिखे बड़ा कौन लिखल है? आकस्मिक है। तो बड़का के बड़का माना छोटका के संचित छोटा लिखल है तो हो जाएगा 266। आकस्मिक बड़ा है तो क्या हो जाएगा? 267। तो संचित निधि में से पैसा कैसे निकालेंगे? संसद के अनुमोदन से। संसद के। और आकस्मिक निधि से पैसा कब निकालेंगे? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के। आधे घंटे की चर्चा बताइए कब कब होता है? किस दिन सप्ताह में? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। बीच में गायब कर देना है, स्टार्ट करना है। हाँ, सोम, बुध और शुक्र। सोम, बुध और यह कब पेश किया जाता है? कब पेश किया जाएगा? तो शाम के 5 से 5:30 बजे के बीच। तो क्वेश्चन पूछेगा आधे घंटे की चर्चा कब की जाती है? शाम में। समय कितना? 5 से 5:30 बजे के बीच। अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत भारत में कब से हुआ है? ना, वो शून्य काल है। 1953 में अल्पकालीन की चर्चा की शुरुआत भारत में 1953। बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953। प्रथम क्या बोलते हैं जनजातीय आयोग की स्थापना 1953। कौन अध्यक्ष थे प्रथम जनजातीय आयोग के? काका कालेलकर। काका साहब कालेलकर पूरा नाम। दूसरा बना था 1979 में किनके? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल में, जिसमें 27% ओबीसी का आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। उसी के अनुसार हम लोग अभी चल रहे हैं। तो अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत कब से? 1953 से। अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत कब लाया जाएगा ये? हाँ, ये लाया जाएगा लोक महत्व के प्रश्न पर इसका चर्चा किया जाता है। लोक महत्व मतलब पूरा जनता, पूरे देश की कोई बात होगा ना तो उसके लिए लाया जाता है। कौन? अल्पकालीन मतलब थोड़े समय में पूरा बड़का का काम करना है। विनियोग विधेयक की चर्चा तो हम लोग जानते हैं कि कितना में? 114 में। विनियोग विधेयक की चर्चा 114। विनियोग विधेयक की चर्चा 114। और एक होता है लेखानुदान की चर्चा, 2 बढ़ा देना है 116 के एक में। ठीक है, विनियोग बोलेगा तो 114 में और लेखानुदान बोलेगा तो 116 में। वित्त विधेयक की चर्चा बताना है कहाँ ना? वित्त विधेयक की चर्चा है 112। इसके पूरा प्रक्रिया पूछेगा तो 117 में। प्रक्रिया बोलेगा एक तो 117। जिससे कैसे है कि धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है 110 में।
10 में, परिभाषा दिया गया है 10 में, और उसकी चर्चा किया गया है 109 में। 9 पहले धन विधेयक के बारे में बताया गया 109 में, और धन भर विधेयक की परिभाषा दिया गया है किसमें? 110 में। उसी तरह वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा 112 में, और इसकी प्रक्रिया की चर्चा किया गया 117 में। धन विधेयक है या नहीं, अगर कौन निर्णय कर लेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में? 93। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा 93। उसी तरह से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किस में? 89 में और 64 में। 89 और किसकी चर्चा है 89 और 64 में? राज्यसभा के सभापति और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। 93 में। बजट सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन? बजट सत्र, एगो शीतकालीन सत्र, एगो मानसून सत्र होता है। तो सबसे बड़का कौन? ब से बड़ा बजट और ब से बड़का पहल का। और सबसे छोटा कौन होता है? शीतकालीन, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। हाँ। शीतकालीन से याद है कि ठंडा कब स्टार्ट होता है? दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। पिछवा में रुक जाता है। बताइए बजट सत्र के दौरान कितने बैठक होती है? बजट सत्र में कितने बैठक होती है? 27 बैठक होती है। कितनी बैठक? बजट सत्र में कितने बैठक? और शुरू कहिया से होता है? 31 जनवरी से शुरू होता है। कहिया से? 31 जनवरी। बजट सत्र की शुरुआत कहिया से? 31 जनवरी से। कितना के बैठक होता है? 27 गो। रूम टेम्परेचर का मान भी कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर के मान भी, और महासागर में लवण के प्रकार भी 27 प्रकार के लवण पाया जाता है महासागर में। अब बताइए कटौती प्रस्ताव क्या है? कटौती प्रस्ताव 27 में कोबाल्ट है। कटौती प्रस्ताव सरकार लाया कोई योजना, और लाया की योजना है 10,000 के, और लेके चला है 15,000, तब विपक्ष वाला क्या करेगा? कहे कि नहीं इतना नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं कौची? कटौती प्रस्ताव। जो हाँ, तो उसमें जो काट छाट होगा ना उसी को कटौती प्रस्ताव समझा गया। अब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव पक्ष वाला कि विपक्ष वाला? विपक्ष वाला लगाएगा। 6 महीना पे जरूरी है, जब उसको शक बुझाए तब पति कर सकता है। हाँ, वो 6 महीना बाद। 14 दिन के अंदर उसको क्या जवाब देना पड़ेगा? चलिए, अविश्वास प्रस्ताव में पक्ष में कम से कम कितना सदस्य होना आवश्यक है? विपक्षी दल के पहला शुरुआत में 50 गो। हाँ ना 50 सदस्यों का आवश्यक है। प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के बाद इस पर क्या होना चाहिए? चर्चा होना चाहिए कि माने बहुमत में है या नहीं है। चर्चा के बाद निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। वो बताएगा कि बहुमत में है या नहीं है, सरकार रहेगी या गिरेगी। कितना परसेंट रहेगा तो हो जाएगा? 50+1। वही ना बता रहा है 51 गो। अच्छा, तू 51 गो बता, परसेंटेज में वो है ना। 50+1% है। कोई भी सरकार है, जैसे में 243 है बिहार में विधानसभा, उसमें कितना लाना है? 121 + 1 242 हो जाएगा। एक ज़्यादा लाएंगे तो नहीं 122 + 1 होगा। ठीक है। चलिए, अध्यादेश कौन लाता है? राष्ट्रपति से देश में लाएगा राष्ट्रपति, राज्य में लाएगा राज्यपाल। देश में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश? 123।
और उसी को पलट देंगे तो 213, उसी को पलट देंगे तो 200, तो 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल। अध्यादेश की अधिकतम सीमा 6 महीना, अधिकतम सीमा 6 महीना और न्यूनतम सीमा अध्यादेश जारी करने का 6 सप्ताह। सप्ताह में 6 सप्ताह 42 दिन और अधिकतम 180 दिन। सप्ताह में 6 याद रखना, सप्ताह में अधिक न्यूनतम 6 सप्ताह और अधिकतम 6 महीना। निंदा प्रस्ताव जान ही रहे हैं कौन लाएगा? विपक्ष वाला लाएगा या पक्ष वाला ला सकता है विपक्ष के खिलाफ। कोई अगर कोई ऐसा बात बोल दिया या कोई ऐसा घटना घट गया तो निंदा प्रस्ताव लाएगा। हाँ, जैसे अभी नीतीश जी के बारे में निंदा प्रस्ताव आ सकता। हाँ, अब धन्यवाद प्रस्ताव कब? धन्यवाद कोई अच्छा काम किए राष्ट्रपति जब पहली बार अभिभाषण देते हैं ना, जब पद पे बैठते हैं, हाँ पहली बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण देगा। अब वो भाषण के बाद लाया जाएगा कौन? धन्यवाद प्रस्ताव। ऐसे में विश्वास प्रस्ताव तो सब जानते हो, 50+1 लाना ही लाना है पक्ष वाला के। और साबित करने के लिए 50+1। हाँ, वो साबित करना है कि आपके पास है कि नहीं है। बैंक बेंचर किसे कहते हैं? पीछे बैठता है। हाँ, संसद में सबसे जो पीछे बैठता है उसी को क्या कहते हैं? बैंक बेंचर। बैंक गुलेटिन शब्द क्या है? बिना चर्चा के मतदान को हम लोग क्या कहेंगे? बुलेटिन। बिना चर्चा के मतदान को हाँ। एक कॉकस है जिसको काकस कहा गया, काकस। राजनीतिक दल या गुट के बैठक को कहा जाता है काकस। कोई राजनीतिक दल है, अपना कुछ अपने अति में कुछ कमी या अति हुआ तो उसको बैठक किया तो क्या कहलाता है? काकस। सीधा राजनीतिक पार्टी का सम्मेलन को क्या कहेंगे हम लोग? काकस कहेंगे। त्रिशंकु संसद पहला बार भारत में कब बना है? भारत में पहली बार 1989 से शुरुआत हुई है। पहली बार 1989 से 1989 त्रिशंकु सरकार जिसको बोलते हैं हम लोग, त्रिशंकु सरकार। 3 पार्टी कम से कम मिलके जो है ना सरकार बनाया। उसी को कब शुरुआत कब हुआ? 1989। कौन कौन पार्टी बनाया था? अब इतना याद नहीं है मगर याद रखिएगा। 3 को पार्टी मिला था। कौन कौन इनमें लोकसभा हुआ है? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ये 9 से स्टार्ट करना है अब 12वीं तक त्रिगुट सेना। अरे युद्धवा वाला है। अरे इस हाँ इटली है एगो आपका ये बनाया था सर। कौन? इटली जर्मनी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सर ये वाला युद्ध हुआ था ना, पलासी वाला युद्ध में। हाँ त्रिगुट इसमें ये नहीं है। मीर कासिम, फिर बहादुर अति मोहम्मद अति बहादुर साहब अति मोहम्मद साहब, हाँ शाह आलम द्वितीय। एक बार उसके साथ कौन था? सिराजुद्दौला ना। हाँ ठीक है। अच्छा 57 में कौन मारा गया है? हाँ तो मराएंगे तो फिर कहाँ से आएगा? सुजाउद्दौला था। फिर एक था ये कौन? मीर कासिम था और शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलकर त्रिगुट सेना किया था। हाँ अतइयो हार गया था। किसके खिलाफ किया था? ये कौन था बक्सर के युद्ध में? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो हाँ तो त्रिशंकु कब 9वीं लोकसभा, उसके बाद 9 10 11 12वीं लोकसभा कौन सा पे? त्रिशंकु सरकार बना था। न्यायिक पुनरावलोकन 100 हाँ वहाँ से लिया गया अमेरिका के संविधान से। कौन सा अथी में? तो 137 में। न्यायिक पुनरावलोकन 137 में। गणपूर्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो 100 में। कितना में? गणपूर्ति की चर्चा इसमें क्या कहा जाता है? कम से कम बैठक के लिए कोरम का पूरा होना चाहिए। तो जितना सीट है उसका 10वां भाग, तो 550 है लमसम में, तो 55 को सीट होना चाहिए बैठक के लिए। या विपक्षी दल प्राप्त करने के लिए भी जो है कितना होना चाहिए? 55 को सदस्य होना चाहिए। 55 सीट अभी इस बार नहीं प्राप्त है।
विपक्षी दल का राजा फिर भी मिला कि अब कोई है ही नहीं है, संवैध नहीं है व्यवस्था। हाँ लेमडक एक दिन पूछ लेता सेट में ना, लेमडक। लेमडक जिसको हिंदी में कहते हैं पंगु सत्र, लेमडक, लेमडक। हाँ पंगु, पंगु सत्र हिंदी में पंगु सत्र, इंग्लिश में लेमडक। लेमडक क्या है? एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे मंडल के कार्यकाल के शुरुआत के बीच के समय को हम लेमडक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वो समाप्त हुआ और दूसरा शुरू हो गया, इसके बीच के समय को क्या कहते हैं हम लोग? लेमडक, या हिंदी में पंगु सत्र। हाँ दबाव समूह तो जानते हैं क्या होता है, जिस सरकार पर दबाव बनाना है, दंगा फसाद जो है, बैठक उठक कर लिया, हड़ताल कर लिया, तो कोई भी दबाव समूह के रूप में काम कर सकता है। छात्र भी कर सकता है, एक अधिकारी भी कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, वो कोई भी के रूप में दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे किसी के ऊपर प्रेशर देना, कोई ऐसा काम करके। अब आते हैं व्हीप, व्हीप जारी करना, जिसको बोलते हैं सचेतक। क्या है? राजनीतिक दलों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के लिए, हाँ इसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है सचेतक का। जो वहाँ पर ना बड़का बड़का गड़बड़ आता है, बिठाल है, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो टांग उठा के लेके चल जाएगा उधर। हाँ चलिए हम लोग का हो गया आज खत्म। कल अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद तो इसमें ज़्यादा नहीं है, एक बार हो जाना चाहिए। हाँ ये, हाँ ये रह सकता है भैया, बड़का भैया हैगा, हमने कोई वैल्यू है मैं चल जाता। चलिए